Students, we were doing the chapter excretory products and their elimination of 11th class biology. In the last part, we discussed the basic idea and the detailed index of this chapter with the help of two mind maps. If you want to download those mind maps, you can check the link in the description box. Now in this part, we will discuss the questions which came in NEET 2020 and we will try to solve them with the help of discussions of the topics. So let's start with the questions first. You can see the question on the screen. The question says, which of the following would help in prevention of diuresis? तो diuresis को prevent कौन से condition में किया जा सकता है? First statement is decrease in the secretion of renin by juxtaglomerular cells. Second statement is more water reabsorption due to under secretion of antidiuretic hormone. Third statement is reabsorption of sodium ion and water from the renal tubules due to aldosterone. And fourth statement is atrial natriuretic factor causes vasoconstriction. So from these options you have to tell which of the following would help in prevention of diuresis. So you can see that this question has come from the topic regulation of kidney function. Okay, so we will discuss that topic in detail and after that I am sure you will be able to solve this question. So let's do that topic. Students, हमने डिटेल इंडेक्स में भी डिस्कस किया था कि किडनी फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए 3 टाइप के हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म्स जो है एक्ट करते हैं. तो एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं. जो पहला फीडबैक मैकेनिज्म है वो रिलेटेड है हाइपोथैलेमस से, सेकंड है जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स से और थर्ड है हार्ट से. तो जो हाइपोथैलेमस है इससे रिलेटेड है हार्मोन एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसको हम वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं, और जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल से रिलेटेड है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम ऑल्सो नोन एज RAAS, और हार्ट से रिलेटेड है एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर. तो ये तीनों हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म्स किस तरीके से एक्ट करते हैं ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम ADH के रोल को डिस्कस करते हैं. अगर आपने 11th का लास्ट चैप्टर पढ़ा है विच इज केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन, तो आपने हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स के बारे में भी पढ़ा होगा. तो ये जो ADH हार्मोन है या एंटी डायूरेटिक हार्मोन ऑल्सो नोन एज वेसोप्रेसिन, तो ये सिंथेसाइज होता है हाइपोथैलेमस में, और हाइपोथैलेमस में सिंथेसाइज होने के बाद इट गेट्स स्टोर्ड इन द पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी विच इज नोन एज न्यूरोहाइपोफिसिस. ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ADH किस तरीके से अपना काम करता है और कैसे एक हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म डेवलप होता है. तो सबसे पहले आप देखिए कि आपके बॉडी में कुछ ओस्मो रिसेप्टर्स होते हैं. अब ये ओस्मो रिसेप्टर्स क्या हैं? ये कुछ ऐसे रिसेप्टर्स हैं जो कि एक्ट करते हैं एज पर द ओस्मोलैरिटी ऑफ योर ब्लड, और जो भी आपका बॉडी का जो फ्लूइड वॉल्यूम है या ब्लड का जो वॉल्यूम है तो उसके चेंजेस जो भी आते हैं उसके अकॉर्डिंग ओस्मो रिसेप्टर्स जो हैं कुछ एक्शन लेते हैं. अब क्या होता है कि आप इमेजिन कीजिए कोई कंडीशन जिसमें कि एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड हो रहा है आपकी बॉडी से, जैसे कि समर्स के दिनों में इफ यू आर डिहाइड्रेटेड, तो उस कंडीशन में लॉस ऑफ फ्लूइड हो रहा है बॉडी से, तो ऐसे में जो ओस्मो रिसेप्टर्स हैं दे विल गेट स्टिमुलेटेड. अब ये ओस्मो रिसेप्टर अगर स्टिमुलेट होते हैं देन दे स्टिमुलेट द हाइपोथैलेमस टू रिलीज द ADH हार्मोन. अब अंडर द डायरेक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस द पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी नोन एज न्यूरोहाइपोफिसिस दैट विल रिलीज ADH. अब ये ADH आगे क्या करता है? ये 2 तरीके से काम करता है. सबसे पहले तो ये क्या करेगा, जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था तो उसके ट्यूब्यूल्स में जो लेटर पार्ट्स हैं ट्यूब्यूल के, फॉर एग्जांपल कलेक्टिंग डक्ट्स, तो वहां पे वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देगा. अब वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है तो डायूरेसिस प्रिवेंट होगा. डायूरेसिस प्रिवेंट होगा तो जो बॉडी का जो फ्लूइड वॉल्यूम है दैट विल गेट इंक्रीज्ड. ठीक है, तो एक मैकेनिज्म तो ये हो गया. अब दूसरा तरीका क्या है? ADH क्या करता है? वेसोकंस्ट्रिक्शन करता है. वेसोकंस्ट्रिक्शन क्या होता है कि हमारी ब्लड वेसल्स का जो ल्यूमन है उसको नैरो कर देता है. तो उससे क्या होगा? ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा. ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, तो ADH की वजह से ये 2 मैकेनिज्म हो रहे हैं, 2 इफेक्ट हो रहे हैं. पहला तो बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और सेकंड हमारा GFR भी इंक्रीज हो रहा है. अब ये दोनों से क्या होगा? एक नेगेटिव फीडबैक मिलेगा ओस्मो रिसेप्टर्स को एंड दे विल गेट स्विच्ड ऑफ. अब ओस्मो रिसेप्टर के स्विच ऑफ होने से क्या होगा? ये जो पूरा सिस्टम एक बना था ये भी स्विच ऑफ हो जाएगा.
तो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी आगे स्टिमुलेट नहीं होंगे और एडीएच भी सीक्रेट नहीं होगा। ठीक है, तो दैट मीन्स कि अगर बॉडी का फ्लूइड वॉल्यूम और जीएफआर मेंटेन्ड रहता है तो ऐसे केस में एडीएच की जरूरत नहीं पड़ रही है। साथ में क्या होगा, ऑस्मो रिसेप्टर्स के स्विच ऑफ होने के बाद जो इट विल इंड्यूस थर्स्ट। तो थर्स्ट मीन्स कि द पर्सन विल फील थर्स्टी होने से ही विल ड्रिंक वाटर और उससे क्या होगा, ब्लड की ऑस्मोलैरिटी डाउन हो जाएगी, इट विल गेट डिक्रीज्ड। तो ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज हो रही है तो हाइपोथैलेमस जो है इट विल नॉट बी स्टिमुलेटेड। हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट नहीं होगा तो एडीएच रिलीज नहीं होगा। तो ये एक तरीके का एक जो है साइकिल हमारा बन जाता है जो हेल्प करता है किडनी की फंक्शनिंग में, ब्लड की ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने में, साथ में बॉडी में आयोनिक बैलेंस को मेंटेन करने में। ठीक है, तो ये सिर्फ बॉडी की फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इस चैप्टर से 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं तो एक क्वेश्चन जनरली इसी पार्ट से आता है। सो दैट इज व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने देखा कि एडीएच किस तरीके से काम करता है। अब हम सेकंड हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म पढ़ेंगे विच इज द फंक्शन ऑफ जुक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। स्टूडेंट्स, जो जुक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस है या फिर रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम है, ये भी एडीएच की तरह ही सिमिलर इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से करता है। तो देखिए, जब भी ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो रहा है दैट विल रिजल्ट इनटू डिक्रीज इन द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो उसकी वजह से जो किडनीज के जुक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस के सेल्स हैं दे विल गेट स्टिमुलेटेड टू रिलीज द हार्मोन रेनिन। सो दिस हार्मोन what it will do, it will result into conversion of angiotensinogen into angiotensin 1. This angiotensinogen hormone is released by liver. Okay, so the angiotensinogen will get converted into angiotensin 1 under the influence of renin hormone. Now this angiotensin 1 is not an active hormone. It is an inactive form, but it needs to be activated into angiotensin 2. So how it will happen? It will happen under the influence of an enzyme which is known as ACE enzyme, which stands for angiotensin converting enzyme. This enzyme is released by our lungs. Okay, so this angiotensin 2 is very important for creating 3 kind of effects. Now let's see what effects it produces. तो सबसे पहले ये क्या करेगा, आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी कि आपके हार्ट और ब्लड वेसल्स पे एक्ट करेगा और उससे ये वेजोकंस्ट्रिक्शन करेगा, मतलब कि आपके ब्लड वेसल्स के ल्यूमन को नैरो करेगा। उससे जो ब्लड प्रेशर है इट विल गेट इंक्रीज्ड। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है। हमने देखा था एड्रीनल ग्लैंड्स हमारे किडनीज के टॉप पे प्रेजेंट थे। तो एड्रीनल कॉर्टेक्स मतलब कि एड्रीनल ग्लैंड्स का जो आउटर लेयर है दैट इज नोन एज कॉर्टेक्स। तो वहां से एक हार्मोन रिलीज होता है विच इज एल्डोस्टेरोन। ये हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, सो आई विल मार्क इट अ स्टार हियर। तो एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स जो है रिलीज होता है अंडर द इफेक्ट ऑफ एंजियोटेंसिन 2। तो एल्डोस्टेरोन जो है ये जो नेफ्रॉन का डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है डीसीटी, वहां पे एक्ट करता है और वहां पे ये सॉल्ट और वाटर के रिटेंशन को इंक्रीज करता है, उसके रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। ठीक है, तो दैट विल ऑल्सो रिजल्ट इन टू इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर। तो ये हमारे 2 इफेक्ट्स हो गए। अब तीसरा इफेक्ट होगा हाइपोथैलेमस के थ्रू। तो एंजियोटेंसिन 2 जो है हाइपोथैलेमस पे जब एक्ट करता है तो ये स्टिमुलेट करता है एडीएच के रिलीज को, साथ में ये थर्स्ट और ड्रिंकिंग को भी इंड्यूस करता है। सो दैट विल ऑल्सो रिजल्ट इन टू इंक्रीज इन द blood pressure. So you can see that ADH and this system, the renin angiotensin aldosterone system, they are synergistic in effect. Okay, so they are causing increase in the blood pressure. अब ये आप देखिए कि ये नाम कैसे पड़ा है RAAS। तो it is mainly due to the name of its 3 main hormones. First is renin, second is angiotensin and then is aldosterone. तो RAAS। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द रोल ऑफ जुक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस और रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम इन मेंटेनिंग द ब्लड ऑस्मोलैरिटी एंड द ब्लड प्रेशर। तो इसके बाद अब हम देखेंगे जो हमारा थर्ड हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म है दैट इज रिलेटेड टू हार्ट। स्टूडेंट्स, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर जो है इट इज एंटागोनिस्टिक इन इफेक्ट टू द RAS सिस्टम विच वी स्टडीड इन द लास्ट फ्लो चार्ट। तो अब देखते हैं ये कैसे इफेक्ट अपना क्रिएट करता है। तो सबसे पहले क्या होगा, जब भी ब्लड प्रेशर या ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है उस कंडीशन में जो हमारे हार्ट के अपर चैम्बर्स है विच आर नोन एज एट्रिया, तो उनका वॉल स्ट्रेच होगा। उनका वॉल स्ट्रेच होने से ये हार्मोन जो है एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर रिलीज होगा।
इस हार्मोन से दो तरह के इफेक्ट प्रोड्यूस होंगे। सबसे पहले तो ये जो ब्लड वेसल्स का ल्यूमन है उसको वाइड करेगा, दैट मीन्स वेजोडाइलेशन करेगा, और उससे ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। सेकेंड एएनएफ क्या करेगा, इट विल इनहिबिट द रिलीज ऑफ रेनिन फ्रॉम द किडनीज। तो किडनीज का जो जुक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस है उसको इनहिबिट करेगा, तो रेनिन रिलीज नहीं होगा। सो इन दिस वे इट इज कीपिंग अ चेक ऑन द रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द एएनएफ। तो इसके बाद हम जो है कंप्लीट कर चुके हैं द रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, and I hope you are able to solve the question of NEET 2020 now. If you are able to do that, please write your answers in the comment section, and after this we will check the second question which came in NEET 2020. You can see the second question on the screen. Question states, presence of which of the following conditions in urine are indicative of diabetes mellitus? इसका मतलब है कि कौन सी कंडीशंस आपको यूरिन में दिखाई देने पे आप कह सकते हैं कि उस पर्सन को डायबिटीज मेलिटस है। तो इसके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट इज रीनल कैल्कुलाई एंड हाइपरग्लाइसीमिया, सेकंड इज यूरीमिया एंड कीटोन्यूरिया, थर्ड इज यूरीमिया एंड रीनल कैल्कुलाई, एंड फोर्थ इज कीटोन्यूरिया एंड ग्लाइकोस्यूरिया। तो आपको इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन बताना है जिसके बेसिस पे आप कह सकते हैं कि इट इज इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलिटस। तो यू कैन सी कि ये जो ऑप्शंस दिए हैं, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू द डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। So we will discuss that topic in detail, but before that I will also discuss the chemical composition of normal urine, because in NCERT this question is given with respect to the chemical composition of urine. Students, यूरिन के केमिकल कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें 95% वाटर कंटेंट होगा, 2% सॉल्ट्स होंगे, 2.7% यूरिया होगा, and remaining 0.3% will include other materials like some drugs, dyes, vitamin C and hippuric acid. Okay, so this is the chemical composition. अब देखिए हमें केमिकल कॉम्पोजिशन या फिजिकल प्रॉपर्टीज यूरिन की क्यों पता होनी चाहिए, क्योंकि यूरिन के थ्रू हम कुछ डिजीजेस का पता लगा सकते हैं, जैसे कि कुछ यूरिनरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शंस का पता लगा सकते हैं, साथ ही जैसे डायबिटीज मेलिटस का भी हम पता लगा सकते हैं। तो यूरिन का अगर आप देखें फिजिकल और केमिकल कॉम्पोजिशन, तो इसमें सबसे पहले तो कोई भी अडल्ट ह्यूमन जो है एक दिन में 1 to 1.5 लीटर ऑफ यूरिन जो है पास करता है। ठीक है, और इसका कलर कैसा होगा, ये लाइट येलो कलर का होगा, एंड दिस कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ पिगमेंट यूरोक्रोम। So due to the presence of the pigment urochrome, its color is pale yellow or light yellow. और इसका pH की बात करें तो it is 6, that means it is slightly acidic. Okay, it has a characteristic odor. Odor means smell. So the urine will have a characteristic smell. And through this 1 to 1.5 liters of urine, we pass 25 to 30 grams of urea per day. ओके, सो दिस इज द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन। वैसे तो इसमें आप बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन आपके लेवल पे हमें जितना पढ़ना है वो इतना ही है। तो अब एक नॉर्मल यूरिन का कॉम्पोजिशन पढ़ने के बाद अब हम देखेंगे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड क्या डिसऑर्डर्स हैं। ठीक है, तो उसको हम डिटेल में अब डिस्कस करेंगे। डिसऑर्डर्स में सबसे पहला आता है यूरीमिया। यूरीमिया है प्रेजेंस ऑफ एक्सेस यूरिया इन द ब्लड। तो किडनीज की मैल फंक्शनिंग की वजह से जो यूरिया का एक्सक्रीशन अगर कम हो जाता है और यूरिया ब्लड में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, दैट कंडीशन विल बी नोन एज यूरीमिया। तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर्स जनरली एडवाइस करते हैं पेशेंट को फॉर द रेगुलर डायलिसिस। ठीक है, तो अगर जो है पेशेंट को यूरीमिया लंबे टाइम तक परसिस्ट करता है, देन दैट कंडीशन कैन लीड टू फेलियर ऑफ किडनीज। फेलियर ऑफ किडनीज विल बी नोन एज रीनल फेलियर। अब ये रीनल फेलियर क्या है, इट इज अ सिंड्रोम। सिंड्रोम में क्या होता है कि कोई एक या दो डिजीजेस नहीं होती है, रादर इसमें बहुत सारा बंडल ऑफ डिजीजेस और सिम्टम्स आपको दिखाई देता है। तो इसमें होता क्या है, सिंड्रोम कैरेक्टराइज बाय रीनल डिसफंक्शन। तो सबसे पहले तो किडनीज का डिसफंक्शनिंग होगी, उसके बाद देयर इज ओलिगूरिया एंड यूरिया। अब ये दोनों टर्म्स का मीनिंग जो है आप आगे पढ़ेंगे। उसके बाद देयर इज सडन राइज इन द मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक यूरिया एंड क्रिएटिनिन इन द ब्लड। तो किडनीज की डिसफंक्शनिंग की वजह से जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि यूरिया और क्रिएटिनिन, उनका लेवल ब्लड में बहुत ज्यादा इंक्रीज होने लगता है। तो दिस कंडीशन इज हाईली टॉक्सिक एंड द पेशेंट कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग। तो ऐसे में डॉक्टर्स जनरली एडवाइस करते हैं टू गो फॉर किडनी ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, तो पेशेंट जो है अपने किसी क्लोज रिलेटिव से या फिर फैमिली मेंबर से अपना एक किडनी जो है ले सकता है फ्रॉम द डोनर, और उसको उसकी बॉडी में ट्रांसप्लांट किया जाता है, सो दैट किडनी विल हेल्प हिम
टू रिलीव दिस कंडीशन। उसके बाद टर्म आती है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। देखिए ये जो सुफिक्स है आइटिस, this suffix is used for inflammation. So wherever you use this suffix, it will mean inflammation. So glomerulonephritis means inflammation of the glomerulus. Okay, next term is renal calculi, also known as urolithiasis, और इसको हम commonly kidney stones बोलते हैं। तो इसमें होता क्या है किडनी स्टोन्स में कि किडनीज के अंदर जो है ना कुछ क्रिस्टल्स बन जाते हैं। वो क्रिस्टल्स कैल्शियम फॉस्फेट के हो सकते हैं, यूरिक एसिड के हो सकते हैं, साथ में कैल्शियम ऑक्सिलेट के भी हो सकते हैं। तो ये क्रिस्टल्स अगर किडनीज में जमा हो जाते हैं, ये स्टोन्स अगर वहां पे जमा हो जाते हैं, तो उसकी वजह से यूरिन का जो पैसेज है वो ब्लॉक हो सकता है। सो द पेशेंट विल हैव सम प्रॉब्लम्स। तो जनरली डॉक्टर इस केस में अगर तो जो स्टोन है वो छोटे साइज का हो तो वो कुछ ओरल मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं जिससे कि ये डिसॉल्व हो जाते हैं। अगर वो ओरल मेडिसिन के थ्रू नहीं होता देन nowadays the patients are advised to go for laser therapy. Okay, so they can the laser can break these stones and will help in removing them from the body. उसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है ओलिग्यूरिया। अब ओलिग्यूरिया का मतलब है लेस प्रोडक्शन ऑफ द यूरिन। तो अभी अभी हमने पढ़ा था कि जो यूरिन का जो नॉर्मल जो अमाउंट है, जो वॉल्यूम है, जो एक्सक्रीट करते हैं कोई भी हेल्थी इंडिविजुअल, दैट इज 1 to 1.5 लीटर पर डे। तो अगर उससे कम प्रोडक्शन होगा तो दैट कंडीशन विल बी नोन एज ओलिग्यूरिया। और एन्यूरिया में क्या होता है कि कोई प्रोडक्शन होता ही नहीं है, तो यूरिन का कोई प्रोडक्शन ही नहीं होता है, दैट विल बी नोन एज एन्यूरिया। और ये दोनों जो कंडीशंस हैं आपको रीनल फेलियर में दिखाई देती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म इज पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया में देर इज एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ द यूरिन। तो यूरिन का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है, तो इस वजह से पेशेंट जो है बार बार उसको मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स आएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन वैसे तो आपको बहुत सारी डिजीजेस में देखने को मिल सकती है, जैसे कि कॉमनली डायबिटीज मेलिटस में भी आपको पॉलीयूरिया का सिम्टम दिखता है। लेकिन इफ इट इज स्पेसिफिकली ड्यू टू द लैक ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन देन दैट कंडीशन विल बी नोन एज डायबिटीज इंसिपिडस। सो दिस इज डिफरेंट फ्रॉम डायबिटीज मेलिटस। ठीक है, डायबिटीज मेलिटस जो है वो इंसुलिन की डेफिशिएंसी से होता है, लेकिन डायबिटीज इंसिपिडस जो है ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन की डेफिशिएंसी से होता है। नेक्स्ट डिसऑर्डर इज ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया मीन्स प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, एंड आफ्टर दैट देयर इज कीटोन्यूरिया। कीटोन्यूरिया मीन्स प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज इन द यूरिन। किसी भी नॉर्मल इंडिविजुअल के यूरिन में जो है ग्लूकोज और कीटोन बॉडीज एब्सेंट होते हैं, लेकिन इन केस ऑफ डायबिटीज मेलिटस हम देखते हैं कि पेशेंट के यूरिन में ग्लूकोज और कीटोन बॉडीज काफी हाई अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। तो वो इंडिकेट करते हैं दैट द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज मेलिटस। ओके, नेक्स्ट टर्म इज हेमेट्यूरिया। हेमेट्यूरिया मीन्स प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन यूरिन। तो अगर यूरिन में ब्लड प्रेजेंट हो दैट कंडीशन विल बी नोन एज हेमेट्यूरिया, और ये आपको कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में दिखाई देगा, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ ब्लैक वाटर फीवर। देन द नेक्स्ट टर्म इज डायूरिसिस। Diuresis is similar to polyuria, that means there will be excessive formation of urine. Next is dysuria. This word is used for painful condition. So this is painful micturition. It is seen in case of kidney stones as well as in case of urinary tract infections. Next term is cystitis. Cystitis is the infection of urinary bladder. तो urinary bladder में अगर infection हो जाती है और उसकी वजह से inflammation होगी तो that will be cystitis. Then the term is proteinuria. Proteinuria and albuminuria are related. Proteinuria means presence of blood proteins in the urine. तो ब्लड में जो प्रोटीन्स होते हैं जैसे कि फिब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन, सो दे आर प्रेजेंट इन द यूरिन इन केस ऑफ प्रोटीन्यूरिया। तो एक्चुअली होता क्या है कि अगर आपके ग्लोमेरुलाई में कोई इन्फेक्शन हो जाती है तो उसकी वजह से उसका जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसमें कुछ चेंजेस आ जाएंगे इन्फ्लेमेशन की वजह से, तो उसमें से ब्लड प्रोटीन्स जो है वो पास कर जाते हैं। अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन में ब्लड प्रोटीन्स का क्योंकि साइज बड़ा होता है तो वो यूरिन में पास नहीं कर सकते हैं, बट इन केस ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस दे कैन पास इन द यूरिन। सो इफ द स्पेसिफिकली एल्ब्यूमिन इज इंक्रीज्ड, albumin is excreted in urine, so that will be known as albuminuria. ठीक है, so these conditions will be seen in case of glomerulonephritis. Last term is hemoglobinuria. Hemoglobinuria is similar to hematuria, so there will be presence of blood or blood cells in the urine. So this was all about disorders related to excretory system, and I think after this you will be able to solve the question of NEET 2020. You can write your answer in the comment section. Thank you.